हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं साइंस का मॉडल सेट 5 का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, मतलब की व्याख्या के साथ JCERT द्वारा जारी प्रथम शावधिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल सेट 5, जिसके आधार पर जैक जो है वो टर्म 1 का एग्ज़ाम जो है लेगा। तो इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और इसे हल करने के साथ साथ इसकी व्याख्या भी हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस प्रश्न का क्या सही हल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, और डी है सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो ये सही आंसर होगा डी। परावर्तन के जो दो नियम हैं वो सभी परावर्तक पृष्ठों पर, रिफ्लेक्टर पर लागू होते हैं। कोई भी चमकीला और चिकना सतह है तो वहाँ से परावर्तन होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि F बराबर R/2, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो जैसे कि हम जानते हैं कि F बराबर R/2, R का मान यहाँ पर 20 है तो 20/2 मतलब 10, इसलिए सही आंसर होगा 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, अवतल दर्पण में जो है यदि वस्तु C पर रखा गया है तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है ना। वस्तु सीधा है रखा हुआ तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, C पर ही बनेगा, इसलिए सही आंसर होगा 5 का ए। छठा प्रश्न है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में देखिए दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। 1 से 5 तक की जो स्थिति हमने बताया होगा उसमें वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और छठी स्थिति जब P और F के बीच रखा रहता है तो सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना। तो 5 स्थिति में वास्तविक और 1 स्थिति में सीधा या आभासी, है ना। तो इसलिए छठा का आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, आभासी भी और वास्तविक भी। क्वेश्चन नंबर 7 है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। ये रिपीटेड प्रश्न है कई सेट में। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण होता है लगा हुआ, है ना। तो इसलिए सही होगा ए, अवतल दर्पण। हालांकि बॉक्स नुमा जो सौर कुकर होते हैं उसमें समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेनली अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है,
दर्पण लेंस संभवतः हैं। देखिए दिया है कि दर्पण का भी फोकस दूरी -15 है, लेंस का भी फोकस दूरी -15 है। तो देखिए दर्पण का यदि फोकस दूरी f जो है माइनस में है तो वो अवतल दर्पण होगा, और लेंस का भी फोकस दूरी माइनस में है तो भी अवतल लेंस होगा। इसलिए ये दोनों अवतल होंगे, है ना। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो अवतल का, किस लेंस का फोकस दूरी है ना, लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा तो भी अवतल, है ना। अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, इसलिए 9 का आंसर होगा ए, दोनों अवतल होंगे। दर्पण भी अवतल, लेंस भी अवतल। किसी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो ये सूत्र हमने बताया है P = 1/f। पावर जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, तो ये सही आंसर होगा 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, लेंस का आवर्धन का व्यंजक है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन की जो भाषा है वो गलत है। लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें कह दिया है, जबकि ये ऑप्शन दिया हुआ है तो बोलना चाहिए कि लेंस के आवर्धन का व्यंजक निम्न में से कौन है। देखिए लेंस का आवर्धन का जो व्यंजक है m = v/u, ये टी सही है। यही यदि दर्पण रहता तो m = -v/u होता, है ना। ये सही हो जाता यदि दर्पण रहता तो। इसलिए दोनों का आवर्धन का सूत्र याद रखो। दर्पण होगा तो आवर्धन का सूत्र होगा m = -v/u। यदि लेंस होगा तो आवर्धन का सूत्र होगा m = है ना v/u। तो इस आंसर का सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, इसलिए सही आंसर होगा सी। 13वां प्रश्न है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए नेत्र जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। सही आंसर होगा ए, वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ से शुरू होता है। फिजिक्स के प्रश्न समाप्त हो गए, केमिस्ट्री के प्रश्न आ रहे हैं 14 से। निम्न में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, तो ये होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिक भाग लेते हैं, दोनों अपने मूलकों की अदला बदली करते हैं, मतलब अपने परमाणु या परमाणु समूह को अदल बदल कर देते हैं, है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा द्विविस्थापन। तो आंसर 14 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। जैसा कि आप जानते हो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, है ना, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों बराबर होगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ताकि दोनों तरफ हर तत्व की परमाणु संख्या बराबर रहेगा, तभी ये द्रव्यमान दोनों साइड बराबर होगा। तो परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए, हर तत्व की परमाणु संख्या बराबर करने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो संतुलित किस नियम के लिए करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 16, उपचयन में, उपचयन माने ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो जैसे वन साइड कॉपर है, दूसरी तरफ कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो ऑक्सीजन में वृद्धि होती है इसमें, तो इसलिए सही आंसर होगा ए, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है।
क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है? देखो, तो सफ़ेदी करने के लिए चूने का प्रयोग होता है और चूना का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। घरों में सफ़ेदी किससे होता है? चूना से। चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? देखो, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है ना। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो वो अम्लीय होगा। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा 18 का बी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? देखो, ये चित्र को ध्यान से देखो, ये क्या दर्शा रहा है? ये देखो, त्रिभुज के डबल ट्रायंगल के अंदर एक चित्र है जिसमें एक परख नली से ये रसायन जो है टपक रहा है, जिससे देखो हाथ कट गया है, हाथ का है ना क्षरण हो गया है, हाथ की उंगलियों का। एक दूसरी परख नली से जो टपक रहा है वो देखो धातु पर, वस्तु पर गिर रहा है, तो वस्तु का क्षरण हो रहा है, वस्तु का भी क्षय हो रहा है, हाथ का भी क्षय हो रहा है। तो ये बता रहा है कि ये जो तरल है, ये जो द्रव है, ये संक्षारक है, जो हाथ पर या वस्तु पर पड़ेगा तो उसका संक्षारण होने लगेगा, है ना। तो इसलिए ये जो सिंबल होता है वो कहाँ लगाया जाता है? तो ये सिंबल जो है, जो एसिड होते हैं, है ना, एसिड के ऊपर लगाया जाता है, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि इसके अंदर जो द्रव है वो खतरनाक द्रव है, जिसके गिरने पर संक्षारण हो सकता है ना, हाथ का, वस्तु का। तो सही आंसर क्या होगा? ये कहाँ पर ये इस तरह का सिंबल लगा होता है? सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। तो ये हमने पहले ही बताया था, तो इसका सही आंसर होगा बी। जो भी गाढ़े अम्ल हैं, गाढ़े क्षारक हैं, तो उसके बर्तन में ये लगा रहता है, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि इसके अंदर का जो द्रव है वो संक्षारक है, इसका सावधानी से हमको निकालना है, उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? वो कोई भी क्षारक है, पानी में घुलेगा हाइड्रोक्साइड आयन देगा, अम्ल जल में घुलेगा हाइड्रोजन आयन देगा, क्षारक जल में घुलेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो इसका सही आंसर होगा 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है? तो वो कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, है ना। तो जैसे मान लो कि Zn+HCl, तो क्या बनेगा? ZnCl2+H2 हाइड्रोजन। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन देगा। सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है। क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? देखो, पहले ये जानो कि क्लोर क्षार अभिक्रिया या प्रक्रम क्या है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं, नमक लेते हैं और उसको पानी में घोल देते हैं, है ना। तो पानी में घुला हुआ जो नमक होता है, नमक का घोल, अब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होंगी? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्लोरीन जो है वो चूँकि ऋणावेशित होता है, इसलिए एनोड पर जमा होगा क्लोरीन गैस, और चूँकि हाइड्रोजन धनावेशित है ना, ये धनायन बनाता है हाइड्रोजन, इसलिए यह कैथोड पर, है ना, जमा होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तली में बैठ जाता है ना। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है? NaCl का, नमक का जो है विद्युत अपघटन, नमक के जलीय घोल का विद्युत अपघटन कराया जाता है। और विद्युत अपघटन में क्या क्या प्राप्त होती है? क्लोरीन जो है वो एनोड पर प्राप्त होगा, हाइड्रोजन कैथोड पर प्राप्त होगा,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल बर्तन में प्राप्त होगा। तो इसमें आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, ये ऑप्शन ए, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है। देखो जहाँ भी कड़वा शब्द आ गया, स्वाद में कड़वा माने क्षार, स्पर्श साबुन की तरह ये क्षार का ही गुण है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। तो इस सारे जो गुण हैं वो क्षार के हैं, है ना। तो इसलिए सही, देखो क्षारक और क्षार में मामूली अंतर है। ऐसा क्षारक जो पानी में घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं। तो प्रश्न में शुरू में ही लिखा हुआ है कि जो जल में घुलनशील है, इसलिए ये क्षारक नहीं होगा, ये क्या होगा, क्षार। क्योंकि ये पानी में घुलनशील होने की बात कर रहा है इसलिए क्षार होगा। तो 23 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। निम्न में से किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। देखो 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं। तो 7 से जितना कम होगा, है ना, 6, 5, 6.4, 7, इसमें सबसे कम है 5, तो सबसे अम्लीय कौन होगा, 5। तो अम्लीय वर्षा किसको कहेंगे, जिसका पीएच मान 5 होगा। पीएच मान जितना ही 7 से कम होते जाएगा उतना ही वो अम्लीय होगा। तो 6 वाला भी अम्लीय होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, 5 वाला। इसलिए सही आंसर होगा 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई यदि हम तीली ले जाते हैं, गैस फटफट के ध्वनि के साथ जलती है, तो वह गैस कौन है। देखो कोई भी अभिक्रिया में यदि गैस निकल रहा है और यदि उसके पास हम माचिस की तीली ले जाएं फटफट करने लगे, तो वह हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस की ये प्रकृति है कि वह फटफट करके जलता है, इसलिए सही आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अभिकारक की अवस्था कुछ होती है, उत्पाद का कुछ हो जाता है, रंग भी बदल जाते हैं, गैस का भी उत्सर्जन होता है, उपरोक्त सभी। तो सही होगा उपरोक्त सभी। ये सारे लक्षण अभिक्रिया में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अब यहाँ से देखो रसायन विज्ञान खत्म हो गया, केमिस्ट्री। अब यहाँ से बायोलॉजी का पार्ट शुरू हो रहा है जो 40 तक चलेगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। देखो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की दीवारों पर विलाई निकले रहते हैं, रसांकुर निकले रहते हैं, जिसमें धमनी और शिराएं होती हैं जो पचे हुए भोजन के तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को माने ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, क्या कहलाता है। देखो तो रक्त वाहिकाएं हृदय से जो कोशिका तक ले जाती है उसको धमनी कहते हैं। क्योंकि हृदय में शुद्ध होने के बाद वो धमनी जो है शुद्ध रक्त को कोशिका तक ले जाता है, विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो सही आंसर होगा बी। यही चीज़ यदि उलट कर कहता कि कोशिका से हृदय में लाता है तो शिरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। तो ये सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। तो सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। देखो पादप का जो वायवीय भाग है, जैसे पत्ती है, तना है ना, शाखा है, तो जब उस पर धूप पड़ता है तो पानी भाप के रूप में बाहर निकल जाता है ना। तो इस क्रिया को हम लोग ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो सही आंसर होगा 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में दो ही उत्पाद निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो मुख्य उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन गौण उत्पाद है, छोटा उत्पाद है ना। तो सही आंसर होगा 31 का ए, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 32,
आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? देखो, आमाशय की जो भीतरी दीवार होती है उसको कौन बचाता है? एंजाइमों से, है ना। एंजाइम में चूँकि पचाने की शक्ति होती है तो आमाशय को भी पचा सकता है, आमाशय की दीवारों को भी पचा सकता है? नहीं पचा सकता, चूँकि आमाशय की दीवारों पर श्लेष्मा होता है जो पाचक एंजाइमों से जो है आमाशय की रक्षा करता है, आमाशय की दीवारों को बचाए रखता है। तो सही आंसर होगा ए, 32 का ए, श्लेष्मा, जिसको म्यूकस कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में किस जीव का क्षुद्रांत्र सबसे लंबा होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाय जीके। ये जो प्रश्न है तुम्हारे एनसीईआरटी के किताब में नहीं है, लेकिन ये जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि निम्न में से किस जीव का क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत सबसे लंबी होती है? तो हम बता दें कि इसका सही आंसर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, तो इसमें सही आंसर जो है वो गाय होगा, क्योंकि गाय की जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो 40 मीटर तक होती है। गाय की लंबाई यदि 2 मीटर हो, पशु की लंबाई 2 मीटर हो, तो उसके अंदर जो छोटी आंत होती है उससे 20 गुना लंबी होती है, 40 मीटर की, है ना। लेकिन हम बता दें कि ब्लू व्हेल जो होता है वो सबसे लंबी छोटी आंत उसमें पाई जाती है 220 मीटर तक की, है ना। लेकिन ऑप्शंस में चूँकि ब्लू व्हेल नहीं है, तो जो भी जीव दिए हुए हैं उसमें गाय की जो छोटी आंत होती है वो 20 मीटर तक होती है, सबसे लंबी होती है। क्षमा करेंगे, गाय की जो छोटी आंत की लंबाई होती है, मैंने पहले भी बताया 40 मीटर तक होती है। 2 मीटर की यदि लंबी गाय है तो 20 गुना जो है छोटी आंत की लंबाई होती है, तो 40 मीटर जो है गाय की छोटी आंत की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 34, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और इसमें जो जनन है होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। ये जब परिपक्व हो जाता है तो इसमें खंडन होता है बीच से और ये 2 भागों में बढ़ जाता है, तो बाई फ्यूजन होता है इसमें। तो सही आंसर होगा 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, परतन कलम रोपण, ये गलत लिख दिया है। इसमें परतन नहीं होगा, कर्तन होगा, कटिंग। कटिंग कलम, है ना। कर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है? कर्तन मतलब काट कर, कलम का मतलब होता है कि ऊपरी भाग को काट करके लगाना, है ना। रोपण मतलब कि हम पौधे के किसी भाग को रोप दिए, है ना, ज़मीन में, और उससे जड़ें निकल आई, तो ये सारे कायिक प्रवर्धन की विधि है ना। सही आंसर होगा बी, कलम लगाना कायिक प्रवर्धन है। जब हम पौधे के जड़, तना, पत्ती को काट करके रोप देते हैं, उससे नया पौधा निकल आता है, तो ये कायिक प्रवर्धन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? तो मादा जनन अंग का जो भाग होता पौधे का, परागकोश, ये तो नर भाग का है, तंतु नर भाग, पुंकेसर नर भाग। सही आंसर होगा अंडाशय। अंडाशय जो है, अंडाशय या अंडप, ये जो है मादा जनन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन एसटीडी रोग है? लैंगिक संचरण रोग है, मतलब यौन संबंधों से फैलता है, सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है, तो कैंसर नहीं, टाइफाइड नहीं, कोरोना नहीं, गोनोरिया, यही सही होगा। सिफिलिस और गोनोरिया जो है एसटीडी रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 38, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु जो है वृषण में उत्पन्न होते हैं, टेस्टिस में, इसलिए सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है?
देखो, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, कोयला जला करके पानी को गर्म किया जाता है। पानी जब गर्म होता है तो भाप बनता है, भाप से जो है टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन से बिजली पैदा होती है ना। टरबाइन को घुमा करके जनरेटर चलाए जाते हैं और उससे बिजली पैदा होती है। तो इसमें क्या है, ये ऊष्मीय ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कोयले की जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जैव गैस या बायोगैस के नाम से जानते हैं। टंकी में जब गोबर को सड़ा करके, है ना, ये सूक्ष्म जीव जब सड़ाते हैं उसको, तो सड़ाने से जो गैस बनता है उसको जैव गैस या बायोगैस कहते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल सेट 5 आज हमने बता दिया। इस तरह से साइंस के 5 सेट कंप्लीट हो गए विद सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि ये जो एपिसोड रहा ये बेहद लाभप्रद रहा है। 5 एपिसोड, है ना, जो टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है बच्चों। तो हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगे और अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखो। ये तो केवल एक सैम्पल सेट है, मॉडल सेट है। इसके आधार पर एनसीईआरटी बुक से अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को देखने से साफ पता चलता है कि इसके सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं, एनसीईआरटी के लाइन से लिए गए हैं। इसलिए एनसीईआरटी के बुक को अपना आधार बना करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।